नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर में आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है कोरोना दौर, जीवन और जीविका की चुनौतियां। देश और पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के एक बड़े संकट से गुजर रही है। देश में कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है और हर दिन 2 लाख से ज्यादा लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी लहर में नए वेरिएंट का संक्रमण पहले से ज्यादा घातक और तेज है। देश में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन इन सबके बीच निस्संदेह कोविड के कारण देश के सामने फिर से स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से बचने के लिए कारोबारियों से सुझाव मांगे हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने सामान्य होकर गति पकड़ना शुरू किया, यानी कि पहले दौर की जो लहर थी उसके बाद स्थिति कुछ सामान्य हुई लॉकडाउन खुलने के बाद। लेकिन कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है वो पहले से ज्यादा घातक और तेज होकर धमकी है। ये लहर पहले दौर से कहीं ज्यादा कहर बरपा रही है। वैसे तो देश में कोरोना के 80% नए मामले 10 राज्यों में सिमटे हुए हैं, लेकिन संक्रमण का जो असर है वो पूरे देश पर है। ऐसे में जीवन और जीविका को लेकर कई अहम सवाल हैं, कई चुनौतियां हैं और कई चिंताएं भी। देश देशांतर में आज हम अपने खास मेहमानों से इन मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही उन पहलों और उन योजनाओं पर भी बात करेंगे जो संकट के इस दौर में निपटने के लिए उठाए गए हैं, और आपदा के इस माहौल में उन अवसरों को भी तलाशने की कोशिश करेंगे जो निराशा में भी आशा की रोशनी जगाते हैं। चर्चा में मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। अजय शंकर हैं, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही सिद्धार्थ हैं, आप नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अजय जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जो हम दूसरी लहर देख रही हैं कोरोना संक्रमण की, हम देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा घातक है, तेज है, हर दिन संक्रमण अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल जो हैं विभिन्न मोर्चों पे, चाहे वो स्वास्थ्य का मोर्चा हो, अर्थव्यवस्था का मोर्चा हो, खड़े हो रहे हैं। कितना बड़ा संकट मान रहे हैं आप इसे जीवन के लिए, आजीविका के लिए? ये संकट तो बहुत ही कठिन है और आज की तारीख में कहना मुश्किल है कि और कितना कठिन होगा और कितने दिन तक चलेगा और क्या इसका स्वरूप होगा। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बहुत ठंडे दिमाग से हम हर पहलू पर विचार करें और सोचे समझे हुए निर्णय लें और जनता को साथ लेके हम मिलजुल कर कोशिश करें कि इन कठिन समय में हम जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम करें। जी। तो जहाँ तक स्वास्थ्य का विषय है वहाँ तो अब ये है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाए और जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी सेवा जितनी अच्छी तरह से हो सके वो हो जाए। जो कठिनाइयाँ हैं हॉस्पिटल बेड्स की, ऑक्सीजन वगैरह की, वो जहाँ जहाँ कठिनाई ज़्यादा है वहाँ ये चीज़ें पहुँच जाए समय से और लोगों को कष्ट कम हो। तो उस दिशा में तो पूरा प्रयास करने की ज़रूरत है और उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जितने साधन उसके लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। जी, ठीक है। सिद्धार्थ जी मैं आपका रुख करूंगी। जिस संकट से देश और दुनिया गुजर रही है, जो संकट सबसे बड़ा, जो चुनौती सबसे बड़ी है सामने, वो जीवन को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, और उसके बाद अगर स्वास्थ्य बचा, जीवन बचा, तो आजीविका को लेकर है। मेरा सवाल आपसे है कि जो मौजूदा समय में हम देख रहे हैं, इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, संक्रमण इतना तेज गति से फैल रहा है कि जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उसके आगे कम पड़ रही है। ऐसी स्थिति में कितना मुश्किल भरा ये दौर आप मान रहे हैं और इससे पार पाने के लिए किस तरह के चीजें जो हैं वो तुरंत तत्काल किए जाने की जरूरत है आपकी नजर में? जी, अभी जो सामने सिचुएशन है
उसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही। तो सबसे प्राथमिकता तो इन चीज़ों को देने की अभी फ़िलहाल आवश्यकता है, जी। ताकि एक बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, हुँ, दवाइयाँ मिल सकें। आपको स्वास्थ्य कर्मी नहीं मिल रहे हैं, यदि हुँ, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जा रहा है, तो नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो इस तरीके की तमाम समस्याएँ आ रही हैं। कोई भी हेल्थ केयर का सिस्टम हो, वह एक समय पे यह मान के चलता है कि 100 में से 8 या 10 या 15 लोग बीमार होंगे, उस व्यवस्था उस तरीके से की जाती है। हुँ, यहाँ पर जिस जिस तरीके से लोग संक्रमित हो रहे हैं, वो संख्या बहुत अधिक है और इस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भी कठिनाई आएगी जी। और आपको यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दें तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी, हुँ, जो हुँ। कि अभी तुरंत ओवरनाइट तो यह किया नहीं जा सकता। लेकिन सरकार की तरफ से चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्राथमिकता अभी इन्फेक्शन को नियंत्रण में लाने की है और लोगों हुँ। को जो बेसिक सुविधाएँ हैं वो देने की है। विभिन्न क्षेत्रों पर हम देख रहे हैं कि इसका जो असर है वो बहुत ही नकारात्मक जो है पिछले दिनों में हमने देखा कि पड़ा। 14 अप्रैल को गोल्डमैन शेस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 10.5% पहुंच सकती है। आईएमएफ ने भी इससे पहले जो अनुमान लगाया था वो भारत की वृद्धि दर को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव था, डबल डिजिट में था। इससे पहले अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी प्रोडिक्शन किए गए, चाहे वो वी शेप रिकवरी की बात हो, आरबीआई ने जो चीज़ें कहीं कि बुरा वक्त अब जा रहा है, अच्छा वक्त आने वाला है, तो तमाम चीज़ें सकारात्मकता की ओर थीं। ऐसे में कोरोना की जो दूसरी लहर है, इस लक्ष्य के सामने जो लक्ष्य हम लेकर चल रहे थे 2 डिजिट का अर्थव्यवस्था की जीडीपी की वृद्धि दर का, उसके सामने एक असाधारण और कितनी बड़ी चुनौती बन के खड़ा है ये संकट। आर्थिक कठिनाई है आज, वो तो बढ़ेगी और जी। इसलिए जो पहले हमें उम्मीद थी कि अच्छी रिकवरी होगी, अच्छे विकास की दर मिलेंगे, वो तो हम्म, अब उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम्म, तो जो कठिनाइयाँ आएँगी, वो कितने दिन तक चलेंगी, क्या स्वरूप उसका होगा, वो भी आज कहना मुश्किल है। हम्म, तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ हमने पिछले वर्ष के अनुभव से सीखा है, हम्म, उसके आधार पर हम निर्णय लेने को तैयार हैं। जी। तो छोटे निर्णय और बड़े निर्णय। तो छोटा निर्णय तो ये होगा कि जैसे अब कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि लोग जो मज़दूरी करते हैं, वो अपने गाँव वापस जाना चाह रहे हैं, हम्म, तो जा भी रहे हैं। खैर स्वेच्छा से जा रहे हैं, उनको सख्ती करके रोकना तो मुनासिब नहीं होगा। हम्म, लेकिन अगर उनको ये विश्वास हो जाए कि हम शहरी क्षेत्र में नरेगा की व्यवस्था की तरह की एक स्कीम चलाएँगे, जिसमें कि उनको रोज़गार जो गाँव में जाके नरेगा में मिलेगा, वो आगे वाले समय में हम उनसे मज़दूरी करा के उतना वेतन हम उन्हें दे देंगे और वो वेतन वो चाहें तो एडवांस में ले लें। सो उनको घर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमने जो पिछले वर्ष व्यवस्था की थी हम्म, कि कुछ मुफ़्त में हमने अनाज दिया था फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। हम्म, तो अगर स्थिति कुछ शहरों में बहुत गंभीर रहती है कुछ दिन तक, तो वहाँ भी शहरी क्षेत्र में भी हम देना शुरू करें। पिछले वर्ष हमने ₹500 भी दिए थे, कुछ फूड सिक्योरिटी के तहत हमने मुफ़्त में अनाज। जी। तो इन चीज़ों पर अभी से हम विचार कर लें हम्म, कि कब स्थिति ऐसी इस मोड़ पर पहुँचेगी कि ये चीज़ें हम एक स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर। जी। दूसरी जो चुनौती होगी कि अभी ये मान के हम चल रहे थे कि स्थिति अर्थव्यवस्था में सामान्य हो रही है, हम्म, तो जो कुछ हमने कदम लिए थे कि बैंक्रप्सी कोर्ट को अबेयंस में रखा था, बैंक के लोनों पर मॉरेटोरियम रखा था, वो सब अब खत्म होने वाला है। जो कुछ हमने सुविधाएँ छोटे उद्योगों को दी थी पिछले वर्ष सरकार के गारंटी से वगैरह दिया, तो लोन की पेमेंट पे जो हमने एक तरीके से रोक दिया था वो हमें उन चीज़ों को कुछ महीने के लिए तो बढ़ाना ही पड़ेगा।
सिद्धार्थ, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सीआईआई के एक सर्वे में ये भी कहा गया है कि इस समय बेहद सख्त स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के जो मानक हैं वो लॉकडाउन से बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि वित्त मंत्री भी हमारी पिछले हफ्ते ये कह चुकी हैं कि सरकार बड़े पैमाने पर लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाएगी, सिर्फ कोविड-19 की जो चेन है उसे तोड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर रोकथाम का सहारा लिया जाएगा। ऐसे में जो सख्त स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानक हैं उनको बेहद सख्त किए जाने की कितनी जरूरत है और ज्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूर्ण लॉकडाउन से बेहतर विकल्प होगा। जी, यदि आप अभी की स्थिति देखें तो और पिछले साल के साथ तुलना करें तो पिछले वर्ष आपको याद होगा कि अगर किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 4, 5, 7 केसेस हो जाते थे, वो उसके मापदंड तय किए हुए थे, तो एक कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता था, या पहले टावर को किया जाता था, या एक फ्लोर को डिक्लेयर किया जाता था। परंतु इस साल आप देखें तो ज़्यादातर राज्यों में इस प्रकार की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो और ये भी एक कारण है जिससे कि रोग का संक्रमण बहुत ही तेज़ी से हुआ है। तो जो बुनियादी ढांचे में एक ये बहुत बड़ी कमी है। तो उस हद तक ये कहना तो उचित होगा कि आप लोकल लेवल पर स्टेप्स लें ताकि कंटेनमेंट जोन हो, लोग वहाँ से आना जाना कम हो सके इत्यादि। परंतु ये जो चीज़ें थी ये आपको अभी से 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले करने की थी। अभी जिस रफ्तार पे संक्रमण हो रहा है वो बहुत अधिक है। दिल्ली में यदि आप देखें तो 25-30% की पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि अगर आप हर तीसरा आदमी या चौथा आदमी जो है आपका संक्रमित है, और इसमें आपको कंटेनमेंट जोन से काम नहीं चलेगा, आपको एक छोटे स्तर पे लॉकडाउन किस्म की प्रणाली का इंतजाम करना पड़ेगा। और यदि राष्ट्रीय स्तर पे लॉकडाउन नहीं भी हो, यदि लगातार 5-6 जो बड़े राज्य हैं उनमें यदि आप चाहे उसको लॉकडाउन ना बोल के कुछ और नाम दे दें, तो है तो वो लॉकडाउन ही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो दिल्ली में हो या राजस्थान में हो। लेकिन उससे आर्थिक समस्या तो होगी ही, खास करके लोगों की आय जो है डेली वेज पे जो रिलायंस है जिनकी, तो उन पे असर पड़ेगा। चाहे वो मध्यम वर्ग के भी काफ़ी लोग हैं, उनकी भी सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं पिछले 1-1.25 साल में, या तो नौकरी चली गई या उनका जो सैलरी है वो कम हो गया। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इस बार जो है सरकार के लिए कठिनाई ज़्यादा है सिचुएशन को हैंडल करने में। बिल्कुल, तो जैसा कि आप कर रहे हैं कि सिचुएशन पहले से ज़्यादा जो है वो ख़राब है, स्थिति ख़राब है। सरकार को कई मोर्चों पर काम करना है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने के लिए काम करना होगा। कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं स्वास्थ्य के मुहाने पर देश में इस वक्त, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो? ये तो चुनौती बढ़ रही है बहुत तेजी से, तो जनता में इस समय भय भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक तो आवश्यकता इस बात की है कि बहुत स्पष्ट रूप में एक संवाद हो, सरकार की ओर से कम्युनिकेशन हो कि स्थिति ये है और आप ये करिए, ये मत करिए, और हम लोग मिलजुल कर इस समस्या का सामना करेंगे। दूसरा ये है कि जो डिजिटल क्षमता पैदा हुई है तो उसका थोड़ा और उपयोग हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए, कि जैसा उन्होंने कहा कि अगर किसी एक कॉम्प्लेक्स में केस ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ के लोगों को ये बात बताई जाए कि आप कब क्या करें जी। और जहाँ बहुत सुविधाओं की कमी हो रही है, जैसा कि हो रहा है कई शहरों में, तो वहाँ डिजिटल माध्यम से होम केयर कैसे करें, जो मरीज हो गए हैं तो उसकी उनको गाइडेंस मिल जाए अगर व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उनको एक कम से कम थोड़ा सा भरोसा होगा कि कोई डॉक्टर हमें देख रहा है और दवाई हमारे घर पहुंचाई जा रही है, और जब वाकई ज़रूरत होगी तो कहीं ना कहीं कोई हमें अस्पताल ले जाएगा जी। तो इस तरह के कदम अगर हम उठाएं तो लोगों में इस समय जो बहुत घबराहट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये फैल रही है बीमारी, तो थोड़ा तो धैर्य की ज़रूरत है और थोड़ा तो वक्त लगेगा। और जैसा उन्होंने पहले कहा कि जो लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन्स का समय था, कुछ हफ्ते तो निकल गए हैं, लेकिन अभी भी हम उसको अगर एक विवेक के प्रयोग करते हुए जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ तुरंत करें तो ज़्यादा अच्छा है।
जी, सिद्धार्थ जी, मैं आपका रुख करूंगी। अमेरिका और यूरोप में जो दूसरी तीसरी लहर आई, उसका तजुर्बा जो है वो यही बताता है कि सख्त लॉकडाउन के बावजूद वहां की जो विनिर्माण गतिविधियां हैं वो उतनी बुरी तरह से प्रभावित नहीं हुई। क्या भारत के संबंध में भी हम यही उम्मीद करें? जी, यहाँ पर भी यही उम्मीद है कि जो इस बार जो है उतना असर नहीं होगा जितनी पिछली बार हुआ था। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार पूर्ण रूप से सब कुछ बंद नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पिछले बार का जो हमारा तजुर्बा रहा है उससे काफ़ी चीज़ें जो है एक तरीके से जो चैनलाइज हुई हैं वो ज़्यादा जल्दी हो पाई हैं। तो यह है कि संख्या अधिक है परंतु जो एक प्रोटोकॉल बना हुआ था वो फॉलो किया जा रहा है, तो इस वजह से इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो अभी जो हमारा वैक्सीनेशन की वजह से भी जो फ़ायदा है वो भी हम लोगों को मिलेगा। पिछली बार जो एकाएक आपदा आई थी कोविड-19 की, वो एक तरह से एक अबूझ पहेली के जैसे थी, जबकि इस साल न केवल इस जानलेवा वायरस को लेकर हमारी समझ बढ़ी है बल्कि हमारे पास वैक्सीन जैसा हथियार भी उपलब्ध है। ऐसे में हम क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा तैयार हैं? हाँ, ये बात ज़रूर है कि पिछली बार से ज़्यादा जो है वो संकट और बढ़ा है, लेकिन हमारी तैयारी भी क्या पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा है? तैयारी को तो हम इस ढंग से पेश करना चाहेंगे कि एक तो है कि वैक्सीन का जो उत्पादन है उसकी क्षमता हम कितनी तेजी से बढ़ा पाते हैं और कितनी तेजी से ज़्यादातर लोगों को हम वैक्सीन दे पाते हैं। जी, तो ये समय बताएगा कि हम कितने इसमें सफल होते हैं, कितना इसमें सफल होते हैं। दूसरी ओर ये है कि जो आर्थिक कठिनाई लोगों को आएगी उसमें पिछले अनुभव के आधार पर हम कितनी अच्छी ढंग से और तेजी से जहां आवश्यकता है वहां राहत पहुंचा सकते हैं। और एक बात और इस बार शायद हमें करना पड़े कि हमने जो बहुत गरीब थे उनको तो मनरेगा में हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, लेकिन जो उससे ऊपर आमदनी वाले थे उनके लिए हमने नहीं कुछ किया था। लेकिन जैसा कि अभी पहले कहा गया कि उनकी जो सेविंग्स हैं वो हो सकता है समाप्त हो गई हों, तो उनको भी कुछ राहत देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस पे अगर विचार हो और विमर्श हो, सहमति बने कि किस तरह की राहत हम उस तबके को दें जो कि गरीबी रेखा के नीचे नहीं है और जो नरेगा जैसी मजदूरी के लिए शहरों में उसको काम नहीं दिया जा सकता और वो वेतन नहीं दिया जा सकता, उससे थोड़ा ऊपर है लेकिन बहुत कष्ट में है, उनको हम क्या करें। और ये तबका वो है जो कि नौकरी पेशे वाला है। एक दूसरा तबका है जो अपना रोजगार या अपनी दुकान चलाता था, उसके लिए तो पिछले साल भी हमने राहत दी थी, तो उस राहत को और कुछ महीने के लिए बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब स्थिति सामान्य हो तब हम उनके ओर भी सामान्य व्यवस्था वापस ले आए। अभी वो वक्त नहीं है। पहले हम मान के चल रहे थे कि वो वक्त आ गया है, लेकिन अभी नहीं आया है। तो कुछ महीनों तक तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि अभी 31 मार्च नहीं आया है। ठीक है सिद्धार्थ जी, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, जीवन पर संकट है और आजीविका पर भी संकट है। सरकार ने पिछले एक साल के दौरान जो कदम उठाए, तमाम तरह के अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं गति देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी जिस तरह से सहायता राशि जो है वो दी गई, आप कितना काफ़ी मानते हैं इन सारे कदमों को? इसके अलावा और क्या कुछ कारगर उपाय किए जाने की ज़रूरत है कि संकट के इस दौर में जो नुकसान है वो कम से कम हो? जी, पिछले बार का यदि आप तजुर्बा देखें तो उससे काफ़ी चीज़ें हम सीख सकते हैं और काफ़ी चीज़ें वहाँ से हम दोबारा लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सर बता रहे थे कि चाहे वो राशन दिया जाए गरीबों को या इस प्रकार की चीज़ें हों। इस बार जो सबसे बड़ी कठिनाई ये आएगी कि इस बार सरकार के पास आर्थिक चुनौती ज़्यादा है। यदि आप देखें तो पिछली बार आपका जो फिस्कल डेफिसिट था वो 9.5% था। इस बार जो है कम होने की उम्मीद थी, परंतु जो बजट में आंकड़ा था उससे अधिक मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि काफ़ी राज्य ऐसे हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गए और काफ़ी अन्य राज्य, हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में और राज्यों में लॉकडाउन लग जाए, तो वहाँ पर जो है रेवेन्यू लॉस होगा और वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से केंद्र सरकार को मदद करनी पड़ेगी, चाहे
और राज्यों को अपने तरीके से संसाधन इकट्ठे करने पड़ेंगे। जी। केंद्र के पास भी जो है मार्केट बोरोइंग हो गई या दूसरे तरीकों की चीज़ों के करने की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि अगर आप ऋण ले रहे हैं तो हर साल उसी दर पर आप ऋण नहीं ले सकते हैं। जी। उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो 2 से 3 महीने के मैक्सिमम मतलब लगेगा ये चेन को तोड़ने में और वापस एक बार इकोनॉमी को ठीक होने में, और पिछली बार की तुलना में उतना नुकसान नहीं होगा जितना पिछली बार हुआ था, क्योंकि पिछली बार जो है लगभग 2 से 3 महीने जो है काफी चीजें रुक गई थी। इस बार यदि आप देखें तो अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गए या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं वह हैं जो कि ज्यादा संख्या में वापस जा रहे हैं। जो बड़े उद्योग हैं या जो मध्यम स्तर के उद्योग हैं उन्होंने काफी इंतजामात किए हुए हैं लोगों को रहने के लिए, उनको वर्कर्स को रहने के लिए, तो उस दर पर जो है नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो सर्विसेज सेक्टर हो गए, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, इन तमाम चीज़ों पे असर आएगा। तो सरकार को एक इनोवेटिव तरीके से इस समस्या को हैंडल करना पड़ेगा। पिछले बार से कुछ जो सीख मिली है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी नई तरह की चीज़ों को करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर बार वही दवाई शायद आपको मदद ना करे। जी बिल्कुल, नई चुनौतियों के हिसाब से नई योजनाएं और नए कारगर हथियार जो है कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अजय जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने तमाम चीज़ें बताई भी इससे पहले कि जो प्रवासी श्रमिक है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था किए जाने की ज़रूरत है, मनरेगा को किस तरीके से जहाँ पर वो हैं उनके लिए उसमें रोज़गार और काम के दिन जो है उसकी व्यवस्था किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मध्यम वर्ग है, निम्न आय वर्ग है, उसकी रोजी रोटी उसको लेकर काफ़ी वो चिंतित है, क्योंकि पिछली बार जो है लॉकडाउन लंबा चला था, इस बार आंशिक है। तो ऐसे में क्या उसकी वो चिंता जायज़ है या सरकार ने जो उनके लिए कदम उठाए हैं वो काफ़ी हैं? एक बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अगले कुछ महीने के लिए सरकार को फिस्कल डेफिसिट के बारे में चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता बहुत अधिक है। तो एक तरीके से ब्रेक रहती है सरकार के अंदर कि भाई सरकार के पास साधन कम है, तो कुछ महीनों के लिए सरकार को फिस्कल डेफिसिट को एक तरीके से भूल जाना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना पैसा खर्च करना चाहिए, उसके बाद काफ़ी समय रहेगा फिस्कल डेफिसिट की ओर ध्यान देने के लिए। जी। दूसरी बात यह है कि जहाँ कष्ट ज़्यादा है वो एक क्षेत्रीय स्तर पर एक समीक्षा करके वहाँ कदम उठाने की ज़रूरत है और कुछ नए ढंग से भी सोचने की ज़रूरत है। तो जैसे कि एक ख्याल अभी आया मुझे कि जैसे छोटे जो MSMEs हैं उनको गवर्नमेंट की गारंटी का लोन दिया गया कि वो इस कठिनाई के दौर में बच सके और जब अच्छा वक्त आएगा तो वो ऋण पूरा करेंगे। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए जो इनकम टैक्स देते थे और उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनकी इनकम कम हो गई है जी। तो 19-20 के वर्ष में जो भी आय थी जिस पर उन्होंने इनकम टैक्स दिया उसका आधे इनकम पर मान लीजिए उनको बैंक से लोन मिल जाए बिना मॉर्टगेज वगैरह के, इस शर्त पर कि जब सामान्य स्थिति आएगी तो वो लोन लौटा देंगे। तो एक तरीके से कंजम्पशन लोन उनको दिया जाए जो कि इनकम टैक्स दे रहे थे और उनकी इस पीरियड में इनकम कम हो गई है, तो जो सामान्य वर्ष था उसमें जो इनकम थी उसका आधा उन्हें कम से कम आधे तक, 1 वर्ष तक के लिए, कुछ महीनों के लिए जितनी ज़रूरत हो उनको बैंक से लोन मिल जाए बिना और शर्तों पे। तो इस तरह से नई नई सोच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा देश तो लॉकडाउन में नहीं जा रहा है, लेकिन जहाँ लॉकडाउन हो रहा है वहाँ हो सकता है काफ़ी कष्ट हो। कितने दिन चलेगा इसका भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कितने दिन कितना कष्ट होगा। बिल्कुल, संकट का ये जो दौर है वो कितना लंबा खींचेगा इसे लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एहतियात के तौर पर ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं कि इसका जो नुकसान है वो कम से कम हो। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शरीक होने के लिए। निसंदेह तेजी से बढ़ती हुई कोरोना की जो दूसरी लहर है उसे रोकने के लिए तुरंत और निर्णायक रणनीति की ज़रूरत है। इस संबंध में बहुत सारे कदम जो हैं वो उठाए भी गए हैं, क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है लोगों के जीवन से है, साथ ही साथ लोगों की आजीविका से है, और
इन सब का सीधा संबंध देश के विकास से भी है। लेकिन इस संकट के दौर में जो आम लोग हैं, आप लोग हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है कि कोविड-19 के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका आपको पालन हर हाल में करना है। मास्क आप पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार बार धोएं और कोशिश करें कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले। एक ऐसा संकट है जब सामूहिकता में ही शक्ति है। हम सभी के प्रयासों से ही हम इससे विजय प्राप्त कर सकते हैं, दूर दूर रहकर ही सही, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसका पालन आपको करना है, हमें करना है, हम सभी को करना है। आज के इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।